तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, लेकिन उसके पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक तरीके से जनरल रूल्स या गाइडलाइंस होते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटस प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें डेबिट साइड आती है, कौन सी क्रेडिट साइड आती है, कौन सी इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, तो ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से रिटन पॉलिसी और गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा इशू की जाती है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए, तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। सो गाइस, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है फर्स्ट कि ये मैन मेड होते हैं और इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी कि साइंस के प्रिंसिपल्स की होती है या फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की होती है। सेकंड पॉइंट है, साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट अ फिनिश्ड फॉर्म। जो अकाउंटिंग जो है वो फिनिश्ड फॉर्म नहीं है, ये रेगुलरली चेंज होती रहती है। इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं विद टाइम टू टाइम, मतलब इसमें इवोल्यूशन स्लोली स्लोली आता ही रहता है। थर्ड पॉइंट, ये रेलिवेंस होते हैं। ठीक है, मतलब यूज़फुल होते हैं क्रेडिटर्स के लिए, डेटर्स के लिए, या फिर बाहर की कंपनीज अगर हमारे स्टैंडर्ड्स को चेक करना चाहती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना चाहते हैं, जो उसके लिए यूज़फुल होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये बायसनेस से फ्री होते हैं। और फिजिबिलिटी होती है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी के बिना कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट्स जनरली पोस्टुलेट्स होते हैं, ये बेसिक असम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनको कंसेप्ट्स कहते हैं। और कन्वेंशंस होते हैं जो हम सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन सेम कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक डिफरेंस इनके बीच यही है कि कंसेप्ट्स जो है मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कन्वेंशन है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बाद इनको आगे भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के सब पार्ट्स देख लेते हैं। कंसेप्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं। बिजनेस की अपनी एक एंटिटी होती है इसमें, और बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। मेन मोटिव यही है कि बिजनेस की अलग एंटिटी करने का, ताकि जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिक्सड ना हो, और बिजनेस का जो भी रेगुलर प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सके। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट implies that a business unit is a separate and distinct from person who supply capital to it, irrespective of the form of organization. Business unit has got its own individuality as distributed from the person who own or control to it. Or accounting equations, asset equals to liability plus capital, is an expression of the entity concept because it shows that business itself owns the assets and turns ours to the various climate. तो इसमें वही है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, जो इसे ओन करता है या कंट्रोल करता है वो एक अलग पर्सन है, और बिजनेस एक अलग पर्सन है। और इसकी इक्वेशन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से ये क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये बताया गया है कि बिजनेस की जो पर्सन ओनर्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के साथ होती हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे उनकी ड्राइंग्स होगी, कैपिटल्स अगर उन्होंने दी है तो वो एज अ लाइबिलिटी होगी बिजनेस के लिए। अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स की हैं कैपिटल में से, तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में जो भी मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होंगी वही रिकॉर्ड की जाएंगी। इसका मेन मोटिव ये है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में, ताकि क्योंकि मनी एक मेजर डिनोमिनेटर है जिसकी वजह से हम एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो मनी की फॉर्म में अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी तो वो ईजी होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस को कंडक्ट करना। और इसमें ये बताया गया है कि मनी की मेजरमेंट में आप ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उनकी यूनिट सेम हो। जैसे अगर आपको कुछ एक यूनिट किलोग्राम में दे दिए, दूसरी ग्राम में दे दिए, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करनी है तो आपको सारी यूनिट्स जो है रुपये की फॉर्म में दी होनी चाहिए। कीवर्ड चाहिए तो मैंने ये हाईलाइट किया है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी थ्रू क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो केप्ट। तो आप ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और नीचे जो एक एग्जांपल दी गई है आप उस एग्जांपल को लिख सकते हैं। आगे स्टूडेंट हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या कहती है कि अकाउंटिंग में वही एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती हैं जो कि मनी की फॉर्म है। तो ये एक तरीके से इसकी नैरो स्कोप कर देता है, क्योंकि इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती जो मनी की फॉर्म में नहीं है। इट डज़ नॉट टेक केयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज इट एज्यूम्स अ स्टेबिलिटी ऑफ द मनी मेजरमेंट। इसमें जो है इन्फ्लेशन के जो पहलू को है वो नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्योंकि मनी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती है। तो इसका एक ये भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्शन भी करती हैं, वो इसी चीज़ को माइंड में रखकर करती हैं कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। इसमें हम बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। इसमें जो हमें एग्जांपल दी हुई है वो फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया कि फिक्स्ड एसेट्स को आपको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। डेप्रिशिएट तभी इसमें से करना चाहिए अगर आपको अपनी एसेट्स को रियलाइज़ करना है। बट बेसिकली हम तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब हम इसका गोइंग कंसर्न का एक डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। स्टूडेंट्स, मैंने ये डेफिनेशन अंडरलाइन की है। इट इज़ अज्यूम दैट अ बिजनेस यूनिट हैज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ प्रॉफिट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन कहती है कि बिजनेस की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं अनलिमिटेड, कि वो उसका बिजनेस जो है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होगा। बिजनेस विल यूनिट्स इज डीम टू बी अ गोइंग कंसर्न एंड नॉट अ गोन कंसर्न। बिजनेस हमेशा अपने माइंड में इसलिए ओनर स्टार्ट करता है क्योंकि वो सोचता है इट इज़ अ गोइंग कंसर्न नॉट अ गोन कंसर्न। इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी ये उसी तरीके से चलेगा। और ट्रांजेक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं वो यही माइंड में रखकर रिकॉर्ड की जाती है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है जहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वैलिड प्रूफ नहीं होता है। जहाँ पे बिजनेस आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेट कर रहे हो, या फिर बिजनेस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और सभी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है। और या फिर कंपनी जो है कोर्ट के द्वारा या BIFR के द्वारा जो है इंसॉल्वेंट करार दी गई है, और जो कोर्ट चाहती है कि बिजनेस बंद किया जाए, तब वहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि कॉस्ट कंसेप्ट जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से क्लोजली रिलेटेड है। और जो हमें एसेट रिकॉर्ड करनी चाहिए बुक में, और वो वही एसेट रिकॉर्ड करनी चाहिए जो हमने प्राइस पे किया है उस एसेट को परचेज करने के लिए। और फिर फ्यूचर में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे इसी एसेट की कॉस्ट को बेस रख के रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। उसको स्टूडेंट, आपने एक मशीनरी परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट प्राइस 10K है। और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आपको बुक में इसके कॉस्ट प्राइस को ही रिकॉर्ड करना है जो कि 10K रुपीज़ है, ठीक है। अब 10K आप इसका एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपको ये मशीनरी 5 ईयर्स तक बेनिफिट देगी। तो 1 2 3 4 5 ईयर्स तक आपको बेनिफिट देगी। और हर ईयर इसमें से जो है 1000 जो है लेस होगा, ठीक है। अब हम इसमें से हर ईयर 1000 लेस करेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट का मेन मतलब यही है कि आपको अपनी बुक में जो भी मशीनरी की वैल्यू है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसमें डेप्रीसिएशन लेस करना है। मतलब मशीनरी की जो भी वैल्यू कॉस्ट पे होगी उसमें से आपको डेप्रीसिएशन लेस करना है। यही कॉस्ट कंसेप्ट का मेन मोटिव है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो क्या कहता है। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या कहा गया है कि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ टू फोल्ड एस्पेक्ट, यील्डिंग बेनिफिट एंड गिविंग दैट बेनिफिट, ठीक है। इसमें दो पहलू इन्वॉल्व हैं। एक तो आपको बेनिफिट मिलना और दूसरा किसी को बेनिफिट देना। तो ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो स्टूडेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक पर्सन है, उसने डीलर से कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। डीलर ने राम को कंप्यूटर दिया है, ठीक है, और राम ने डीलर को उसके बदले में 1K दिए हैं। तो राम की बुक में क्या एंट्री होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट उसके पास आ रही है, टू कैश, क्योंकि कैश उसकी तरफ से गोज आउट हो रहा है। और डीलर की बुक में क्या एंट्री होगी? कैश उसके पास आ रहा है डीलर के पास, और उसकी जो एसेट है वो कम हो रही है, तो कंप्यूटर उसकी तरफ से जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा, हर एंट्री का इक्वल एंड ऑपोजिट डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कैश का हुआ है और ऊपर जो मशीनरी का हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। स्टूडेंट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हम स्टूडेंट मेनली जो होता है अकाउंटिंग पीरियड वो 1 ईयर का होता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि हम सोचते हैं कि बिज़नेस गोइंग कंसर्न है और बिज़नेस कंटिन्यू से चलता ही रहेगा। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, या फिर जिनको सो स्टूडेंट, अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का भी हो सकता है, अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक का भी हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड के बेस के ऊपर ही हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रूटीन के एक्सपेंसेस को रूटीनली बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी, इस तरीके से। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आया क्यों? मेन मोटिव हमारा ये पता करना है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्यों लॉन्च किया गया। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि बिजनेस ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, डेटर्स, जिन्होंने भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, डेटर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर्स, जिन्होंने भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है,
वो ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कि बिज़नेस की क्या सिचुएशन है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लॉन्च किया गया और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 1 ईयर का होता है, जहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। उसके बाद है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट में आप रिवेन्यू को कॉस्ट के अगेंस्ट मैच करते हो। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। जो आप प्रॉफिट डिटरमाइन करते हो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ मैचिंग द रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड। आपको जितना रिवेन्यू मतलब कि आपको जितनी इनकम हुई है वो उसको एंड कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू द पीरियड टू ऑब्टेन द रिवेन्यू। रियल रिवेन्यू ऑब्टेन करने के लिए जो आपको रिवेन्यू जितनी आपको इनकम हुई है और जितनी आपने कॉस्ट लगाई है चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए, वो एक दूसरे के अगेंस्ट मैच की जाती है। उसके बाद ही आपका रियल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आपने 10 पेन खरीदे और हर पेन की जो कॉस्ट है वो 100 है, ठीक है। तो आपका 1000 जो है आपकी कॉस्ट आ गई है खरीदने, ठीक है। और उसके बाद आपने जो सेल किए हैं वो आपने 5 पेन सेल किए हैं 110 के, और आपकी जो रिवेन्यू आपको हुआ है वो 550 का हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 1000 में से 550 माइनस करके हमारा जो है नेट लॉस निकल जाएगा। बट कॉस्ट मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट के अगेंस्ट मैच होना चाहिए। जितनी यूनिट्स पे आपने रिवेन्यू अर्न किया उतनी यूनिट की ही आप कॉस्ट लेके चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 इंटू 100 हमारा रिवेन्यू कितना, कॉस्ट कितनी आई है हमारी, इनकर की है हमने 500, हमने कॉस्ट इनकर की है, ठीक है। और हमारा रिवेन्यू जो है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था वो 550 है, ठीक है। अब हमने नेट प्रॉफिट निकालना है, तो हम 550 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारा 50 जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, जो हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, ये बोल्ड लेटर्स में दी हुई है। रिवेन्यू इज कंसिडर्ड बीइंग अर्नड ऑन द डेट एट विच इट इज़ रियलाइज। रिवेन्यू तभी कंसिडर किया जाएगा जिस दिन ये हमें मिलता है। ऑन द डाटा व्हेन द प्रॉपर्टी गुड्स पासेस टू द बायर एंड बिकम्स लाइबल टू पे, ठीक है। जब भी आप किसी को अपनी गुड्स पास कर देते हैं जिस दिन, उसी दिन आप अपनी बुक्स में जो है आप रिकॉर्ड करेंगे अपना रिवेन्यू, जितने की आपने गुड्स पास की। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कस्टमर ने मैन्युफैक्चरर के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, कोई भी गुड्स खरीदने का 1 जनवरी को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने उसको गुड कस्टमर को दी 1 फरवरी को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो पेमेंट रिसीव करता है 1 मार्च को, क्योंकि उसने कस्टमर को क्रेडिट बेस पे ही गुड्स सोल्ड की थी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आप जैसे मैंने आपको रियलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ाया, आपने उसमें पढ़ा था कि गुड्स हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे अपना कैश पे, मनी जो हमें रिसीव हुई है जिस दिन हमने गुड्स दूसरे को पास कर दी। तो यहाँ पे हम अपनी हमें जो कैश रिसीव हुआ है वो कब का रिकॉर्ड करेंगे, 1 फरवरी का। तो 1 फरवरी आप अपनी बुक में 1 फरवरी को मैन्युफैक्चरर जो होगा अपनी बुक में एंट्री पास कर लेगा कि उसको कैश ऑब्टेन हुआ है, तो वो कैश अकाउंट अपना डेबिट कर लेगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि जब भी आप किसी को गुड पास ऑन करते हो, तो जिस दिन आपने गुड पास ऑन कर दी है उसी दिन आपको कैश रियलाइज हो जाता है। वेदर वो आपने क्रेडिट पे बाद में अगर वो आपको पे भी करता है, लेकिन आप अपनी बुक्स में उसी दिन का रिकॉर्ड करोगे जिस दिन की आपने गुड्स पास ऑन कर दी है दूसरे को। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट यही कहता है कि अगर आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो उसका एविडेंस होना मस्ट है, ठीक है। अब बोल्ड लेटर्स में आपको लाइन भी दी हुई है, एज फार एज पॉसिबल एवरी एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में उसकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबिलिटी है जो एरर की उसको मिनिमाइज़ करें, ठीक है, और बायसनेस और फ्रॉड को कम से कम करें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और जो मैनेजर है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के रखता है कि अदरवाइज़ अगर फ्यूचर में कभी भी पैसा रिसीव नहीं होगा सेल का तो वो इसमें से कवर अप कर देगा। बट अगर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैनेजर ना बनाए और उसने आगे अपने सीनियर को रिपोर्ट दिखानी हो, तो वो कहे कि इतना लॉस हो गया और सीनियर उससे पूछे कि लॉस किस चीज़ का हुआ है, तो वो डिस्क्लोज़ ना कर पाए, तो उसको लगेगा कि कहीं मैनेजर ने घपला किया है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ अगर आप अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसका एविडेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्लियर होने चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अब अक्रूवल। अक्रूवल कंसेप्ट भी स्टूडेंट रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट के जैसे ही है। इसमें भी यही दिया गया है डेफिनेशन में कि जिस दिन आपके अगर आपको कोई सर्विस दे देता है या फिर कोई गुड्स दे देता है, आप उसी दिन आपको अपने एक्सपेंसेस कंसिडर करने होते हैं, वेदर आपने पेमेंट की है या नहीं की है। फॉर एग्जांपल बिजनेस है ABC और उसने जो है मशीनरी परचेज़ की है 2 तारीख को, ठीक है, बट उसने क्रेडिट पे परचेज़ की है, पेमेंट उसने की है नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को। तो हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि हमारा खर्चा वो 3 तारीख का है, हम यही कंसीडर करेंगे कि हमने पास्ट मंथ में जो 2 तारीख को मशीनरी परचेज़ की, हम उसी दिन अपना एक्सपेंस जो है वो कंसीडर करेंगे। तो यही है एक रूरल कंसेप्ट।